अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिजिक्स लेसन में आज हम इम्पल्स, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक क्लूयंस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब केपीके बलोचिस्तान की क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन में मौजूद हैं, और यही टॉपिक सिंध और कैम्ब्रिज की क्लास 11th में भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को देखने के बाद आपको इम्पल्स, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक फ्लूयन का कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ जाना चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, बात करते हैं इम्पल्स की। इम्पल्स अगर हम इसका मीनिंग देखें स्टूडेंट्स इंग्लिश में, तो हम इम्पल्स जो है वो एक ऐसे रिएक्शन को, या फिर आप कह सकते हैं कि एक ऐसी फोर्स जो कि बहुत सडन और स्ट्रांग होती है, ठीक है। यानी कि बहुत सडन या क्विक रिएक्शन अगर हम देखें किसी चीज का, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? इम्पल्स कहलाता है, ठीक है। सडन रिएक्शन कह सकते हैं या फिर एक्शन कह सकते हैं, मतलब कोई भी आप फोर्स की कोई भी टर्म जो है इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इम्पल्स का आप फिजिक्स में देखते हैं कि हमारे पास इसका जो है वो क्या कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। जैसे कि आपने हमें पिक्चर लेक्चर्स में जो है वो देखा होगा कि हम लोगों ने बात की थी स्टूडेंट्स कि हम लोग जो है मोमेंटम को रिलेट कर रहे थे विद न्यूटन सेकंड लॉ। तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर एक कार जो है जो कि अपनी मोशन परफॉर्म कर रही है और उसके पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो वी आई है, और कुछ टाइम के बाद जब हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स की वजह अप्लाई करने की वजह से वो कार जो है कुछ डिस्टेंस मूव करके एक खास पॉइंट तक रीच करती है और उसकी फाइनल वेलोसिटी जो कैलकुलेट की गई है वो वी एफ है। इस केस में स्टूडेंट्स जो हमने फोर्स उसके ऊपर अप्लाई की थी, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई की थी, वो फोर्स हमारे पास उस टाइम में हमारे पास एक कांस्टेंट फोर्स थी। यानी कि कांस्टेंट फोर्स का क्या मतलब है कि एक उसका खास मैग्नीट्यूड था। जिस तरह से मैं कह सकती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने 4 न्यूटन की जो है वो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया, 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। अब अगर इस केस में हमारे पास 4 न्यूटन अप्लाई करने की वजह से, जो फोर्स की वजह से हमारी जो कार है उसने एक सर्टन डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन टाइम टी, और हमने उसको उसकी जो वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट की हैं, और इस फोर्स की वजह से उसमें कोई एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि कार के पास कुछ ना कुछ मैस है, और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो हमने एक्सेलरेशन क्या था, ए, उसको हमने ए से डिनोट किया था। अब ये तो हमारे पास स्टूडेंट्स एक ऐसा केस हो गया कि जिसमें हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। लेकिन अगर हमारे पास एक डिफरेंट केस आए कि हम फोर्स जो है वो वेरिएबल कर लें, यानी कि वेरिएबल का हमारे पास क्या मतलब है यहाँ, कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने 4 न्यूटन की फोर्स लगाई है 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में जो मैं वो फोर्स लगाती हूँ वो 4 न्यूटन की लगाती हूँ, और दूसरे सेकंड में अपनी मैं फोर्स के अमाउंट जो है वो उसको इंक्रीज कर देती हूँ, 5 न्यूटन तक पहुंचा देती हूँ, और इसी तरह थर्ड सेकंड में मैंने उसकी अमाउंट जो है वो 10 न्यूटन तक ले गई हूँ। यानी कि इससे मुझे पता चला कि मेरे पास जो फोर्स है वो क्या है, वेरिएबल है, यानी कि उसमें एक वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं रह रही, बल्कि वो चेंज हो रही है टाइम के लिहाज से, ठीक है। तो ऐसी फोर्स क्या कहलाएगी, वेरिएबल फोर्स कहलाएगी। अब ये तो हमने कार की एग्जांपल देख ली। इसकी आप एक और एग्जांपल इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हम मेरे पास कोई हिल है और हिल के ऊपर मैं एक साइकिल के जरिए जो है वो जो है मूव कर रही हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई बाईसाइकिल है और साइकिल के जरिए जो है मैं इसके ऊपर जो है वो चल रही हूँ, तो एक खास किस्म की फोर्स जो है वो इस पीक तक लगेगी मेरे पास। उसके बाद यहाँ जो है जो फोर्स की अमाउंट है वो कुछ ज्यादा हो जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम एक हाइट से नीचे की तरफ आते हैं तो एक जो ग्रेविटेशनल पुल होती है वो भी हम पे बहुत ज्यादा एक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन में क्या आ जाता है, इंक्रीज आ जाता है। तो एक एक्सटर्नल फोर्स, इसका मतलब है कि हमारे पास बढ़ जाती है। तो
इससे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये तो मैंने उसकी एक डेली लाइफ की एग्जांपल आपको दी है कि हमारे पास किस तरह से वेरिएबल फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। इसी तरह आप देखें कि अगर हमारे पास एक बॉल जो है, एक बॉलर जो है वो जब बॉल कराता है तो जो बैट्समैन है वो देखता है कि उसको वो डिफरेंट इंस्टेंस पे उसकी जो फोर्स की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं कि वो जब बॉल जो बैट्स के वो जरिए जो हिट करेगा वो क्रिकेट बॉल को, तो उस पे जो फोर्स की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। वो एक इंस्टेंट पे कुछ और अमाउंट की फोर्स लगाएगा, दूसरे इंस्टेंट में किसी और अमाउंट की फोर्स लगाएगा। इस तरह से वो फोर्स जो है वो वेरिएबल हो सकती है। यानी कि ये उसकी तो कुछ एग्जांपल होगी जो कि मैंने वेरिएबल फोर्स के आपको एक्सप्लेन किया। अब ये जो वेरिएबल फोर्स अगर हमारे पास एग्जिस्ट करे, यानी कि जब हम अगर फोर्स लगाएं और वो हमारे पास वेरिएबल फोर्स हो और वो हर टाइम के बाद जो है, हर टाइम के बाद वो अपनी वैल्यू को चेंज कर रही है, जिस तरह से आप यहाँ देखा है कि हर टाइम के बाद वो अपनी वैल्यू को चेंज कर रही है, उस केस में हम जो है वो किस तरह से जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम किस तरह से लिखेंगे। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन राइज कर जाता है। अब जैसे कि आपने जो है ये जिस तरह से मैं आपको थोड़ा सा प्रेस स्क्रॉल करके दिखाती हूँ कि जिस तरह से हमने जो फॉर्मूला पिछले लेक्चर में देखा था वो हमने ये देखा कि हमारे पास जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू वी आई माइनस एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, यानी कि हमारे पास एम वी एफ जो है वो फाइनल मोमेंटम है और एम वी आई हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है और टी जो है वो हमारे पास टाइम है जिसमें हमने ये फोर्स अप्लाई किया। तो अब इस चीज को अगर हम वेरिएबल फोर्सेस के केस में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे कि इसको इंडिविजुअल लिखने के बजाय हम एफ क्रॉस टी जो है, एफ क्रॉस टी जो है उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। एफ क्रॉस टी इज इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई, यानी कि एफ और टी को अलहदा लिखने के बजाय हम उसको कंबाइन करके लिख देते हैं। और ये जो चीज होती है स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो आपके पास एफ इंटू टी है बेसिकली, ये हमारे पास क्या कहलाती है, इम्पल्स कहलाती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं फिजिक्स में। यानी कि फोर्स जो कि एक वेरिएबल फोर्स है उसको हर टाइम के साथ आप जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि ईच इंस्टेंट के साथ आप जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आप जो है वो एक इंस्टेंट पे, यानी कि एक इंस्टेंट पे चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम जो है वो आप देख सकते हैं। और एफ क्रॉस टी जो क्वांटिटी है ये हमारे पास क्या कहलाती है, इम्पल्स ऑफ द फोर्स कहलाती है। और इसमें स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास फोर्स है यानी कि एफ, क्योंकि ये वेरिएबल है तो हम क्या करते हैं कि वेरिएबल फोर्सेस को हम क्या करते हैं, उनका एवरेज ले लेते हैं, यानी कि उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, एवरेज फोर्स निकाल लेते हैं। और एवरेज फोर्स स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं कि सम ऑफ द वैल्यूज को हम एड अप, यानी कि जितनी आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उनको आपने एड अप करना है। जिस तरह से यहाँ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि आप एवरेज किस तरह से निकाल सकते हैं। एवरेज फोर्स प्लस 5 प्लस 10 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज और जो आपके पास वैल्यूज हैं उनको आप एड अप करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से आप जो है वो एवरेज फोर्स जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपने एवरेज फोर्स निकाले और एवरेज फोर्स को आप जो है वो टाइम ड्यूरेशन, जितना टाइम आपने लगाया है, मतलब कि जितने टाइम में आपने ये फोर्स अप्लाई की है वो टाइम आप टाइम ड्यूरेशन से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आप जो है वो इम्पल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और इम्पल्स जो है वो आपको क्या बताएगा कि कितनी जो है वो आपके पास कितनी एक जो आपकी इस कार में थ्रस्ट प्रोड्यूस हुआ है वेरिएबल फोर्स की वजह से, यानी कि जैसे आप कहते हैं कि मोमेंटम उसने जो गेन किया, मोशन जो गेन किया है उसमें जो थ्रस्ट प्रोड्यूस हुआ है वो कितना प्रोड्यूस हुआ है। स्टूडेंट्स, बात करेंगे इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन्स की। सबसे पहले अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि अगर मैं उर्दू जबान में कोलिजन को एक्सप्लेन करूं तो कोलिजन हमारे पास क्या है, टकराव, यानी कि दो चीजों का आपस में टकराना। ठीक है, यानी कि जिस तरह से अगर मैं यहाँ दो बॉल्स शो करती हूँ आपको कि हमारे पास अगर दो बॉल्स हैं और उनको अगर वो आपस में आके टकराती हैं तो उनके दरमियान जो है वो कोलिजन जो है वो एग्जिस्ट करेगी। अब फिजिक्स में हमारे पास जो है वो दो तरह की कोलिजन एग्जिस्ट करती हैं, एक हमारे पास इलास्टिक कोलिजन कहलाती है, एक हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन कहलाती है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है इस चीज को हमने आज देखना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि जब हमारे पास अगर जिस तरह से यहाँ में दो बॉल्स शो की गई थी, अगर मैं यहाँ आपको
एक जिस तरह से डिफरेंट कलर से बॉल शो कर देती हूँ, पर्पल कर लेते हैं और एक को हम ग्रीन कर देते हैं, चलें ठीक है, ये इस तरह से होगी। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ हमारे पास ये जो बॉल थी इसका मास m1 था, इसका मास m2 है और ये इनकी जो वेलोसिटीज हैं वो v1 और v2 से रिप्रेजेंट कर दी गई हैं। अगर आफ्टर कूलिंग अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो इनके जो मैसेज हैं यानी कि मतलब कि मैथ्स पे तो उसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो तो वैसे ही रहेगा जैसा है, ठीक है, लेकिन उसमें जो चीज में चेंज आ रहा होगा वो उसकी क्या होगी, वेलोसिटीज में, यानी कि वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉल्स जो हैं वो चेंज होती हैं, यानी कि उनके दरमियान उनकी जो वेलोसिटीज हैं अब जो उनके आफ्टर कूलिंग जो रिप्रेजेंट की गई हैं वो v1 प्राइम और v2 प्राइम से रिप्रेजेंट की गई हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो उनकी डायरेक्शन जो है वो अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी तो हो सकता है वो इस डायरेक्शन में चली जाए, दूसरी इस डायरेक्शन में चली जाए, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा केस है। लेकिन जो मेन चीज हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि उसकी वेलोसिटीज में चेंज आ जाता है, और जब वेलोसिटीज में चेंज आता है यानी कि वेलोसिटीज में चेंज आने का क्या मतलब है, उनके मोशन में चेंज आता है, कुछ हो सकता है कि ये वाली बॉडी जो है वो स्पीड अप हो जाए और हो सकता है ये वाली बॉडी जो है रुक जाए, ठीक है, लेकिन वो ऑल डिपेंड करता है कि कौन सी बॉडी आके उसके साथ टकरा रही है, ठीक। अगर हम देखें कि यहाँ जो अगर जो वेलोसिटीज में चेंज आना है यानी कि मोशन में चेंज आना है वो डायरेक्टली किस चीज को अफेक्ट कर रहा होता है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी है जो कि मोशन की वजह से एग्जिस्ट करती है, और उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि वो हमारे पास ½ होता है, ठीक है। अब अगर हम ये देखें स्टूडेंट्स की यानी कि जब कोलिजन हुई है तो फिर जो मेन चीज जिस पे अफेक्ट किया गया है वो है हमारे पास मोशन। तो मोशन क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करती है, तो अगर हम देखते हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कंजर्व रहेगी या नहीं रहेगी, वो हमें डिफाइन करेगा कि इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन को। अगर हम देखें कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का क्या मतलब है, यानी कि बिफोर द कोलिजन हमारे पास बराबर आ जाए काइनेटिक एनर्जी फाइनल के यानी कि आफ्टर द कोलिजन, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास कंजर्वेशन होल्ड करती है, ठीक है। हमारे पास क्या करती है, ये हमारे पास बेसिकली कंजर्वेशन का लॉ है, कंजर्वेशन का लॉ है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर होल्ड ना करें यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर ना आए फाइनल काइनेटिक एनर्जी के, तो हम ऐसे केसेस को क्या कहते हैं कि ये हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन हुई है, यानी कि अगर ऐसी कोलिजन हो जिसमें हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर ना आ सके, तो ऐसे केसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इन इलास्टिक कोलिजन, और अगर ये बराबर आ जाए तो हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। अब इसकी एग्जांपल किस तरह से हम देखते हैं कि अगर जिस तरह से मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ कि ये हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन को शो कर रहा है कि एक बॉल है, ठीक है, उसको जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है उसको बाउंस मतलब कि उसको नीचे गिराया गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आपने देखा कि जैसे ही वो नीचे जाके ग्राउंड को हिट करती है यानी कि अब इस टाइम पे हमारे पास बॉल और ग्राउंड के दरमियान कोलिजन का प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस कर रहा है। जब वो बॉल जो हिट करेगी ग्राउंड को तो वो बाउंसेस लेगी, और जब बाउंसेस लेगी तो उसके पास जो मतलब कि जो उसकी जो वेलोसिटी है उसमें आप देख सकते हैं कि कोलिजन्स के बाद क्या आ रही है, कमी आ रही है, जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी वो बराबर नहीं होगी इनिशियल वेलोसिटी के, यानी कि जिस वेलोसिटी से वो आके फ्लोर को उसने हिट किया था उस वेलोसिटी से वो ऊपर दोबारा बाउंस अप नहीं हुई, जिससे हमें पता चला कि उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड टू क्या है, वेलोसिटी है। जब वेलोसिटी बराबर नहीं तो फिर इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी भी बराबर नहीं होगी। अब स्टूडेंट्स आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि काइनेटिक एनर्जी को मतलब कि या फिर वेलोसिटी को जो है वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं ड्यूरिंग द कोलिजन, ठीक है। तो उसका सवाल उसका जो सवाल मतलब कि इस सवाल का जो जवाब है स्टूडेंट्स वो ये है कि हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्सेस का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि फ्रिक्शन जो है वो दो चीजों के दरमियान जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो उनके दरमियान भी सरफेस फ्रिक्शन भी एग्जिस्ट करती है, उसके अलावा हमारे पास एयर फ्रिक्शन भी एग्जिस्ट करती है। तो फ्रिक्शन जो है वो बेसिकली क्या करती है, एनर्जी को लॉस कराती है, ठीक है, यानी कि मोशन को रोकती है, दो चीजों के मोशन को आपस में जो है वो रोकने की कोशिश करती है, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास एक आ जाती है साउंड एनर्जी, यानी कि साउंड एनर्जी जो है उसके जरिए भी जो है वो एनर्जी का लॉस होता है। अब जैसे ही कोई चीज आके टकराएगी तो एक आवाज प्रोड्यूस होगी, वो भी एक एनर्जी लॉस है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास इनिशियल और फाइनल जो है एनर्जी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। एनर्जी मोर स्पेसिफिकली काइनेटिक एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है
उसके बाद जो है हमारे पास हीट एनर्जी की फॉर्म, हीट एनर्जी में भी हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है, ठीक है, जो कि उसकी मोशन को जो है वो रोकती है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये फ्रिक्शन, साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी जो है वो बेसिक लॉसेज हैं जिसकी वजह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रह सकती। लेकिन अगर हम एक ऐसा केस देखें जिसमें हमारे पास ये वाले जो 3 लॉसेस हैं उनमें नेग्लिजिबल हो, यानी कि हमारे पास एक ऐसा आइडियल केस हो कि जिसमें हमारे पास ये लॉसेस जो हैं उनकी अमाउंट बहुत बहुत कम हो जाए, तो ऐसे केसेस में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, कंजर्व्ड हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कंजर्व्ड हो जाएगी। और फिर हम कहेंगे कि हमारे पास जो कोलिजन टेक प्लेस की है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, वो हमारे पास एक इलास्टिक कोलिजन होगी जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड हो जाएगी। अच्छा, अब इलास्टिक कोलिजन को स्टूडेंट्स हम जो है वो किस तरह से अगर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ मैंने आपको जो ये बॉल की एग्जांपल दी है उसमें मैंने आपको जो है वो एक मतलब कि एक इन इलास्टिक कोलिजन दिखाई है। बिल्कुल इसी तरह मैं आपको एक बॉल के जरिए ही इलास्टिक कोलिजन जो है वो दिखाती हूँ। जैसे यहाँ एक फिगर आ गई है स्टूडेंट्स, और अब मैं इसमें 2 कलर्स के जरिए जो है वो आपको दोनों जो है वो शो करूंगे। अगर आप डॉटेड लाइंस पे गौर करते जाएं स्टूडेंट्स तो हम ये देखते हैं कि एक बॉल जो कि ग्राउंड पे आके हिट किया, जिस तरह से ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी, जब उसने ग्राउंड को आके हिट किया तो आपको 2 तरह की डॉटेड लाइन शो की जा रही हैं। अब पहले अगर पर्पल लाइन के पे गौर करते हैं, पर्पल लाइंस पे आप गौर करते जाइएगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है उसका जो एम्पलीट्यूड है, यानी कि इनिशियल एम्पलीट्यूड बराबर आ रहा है फाइनल एम्पलीट्यूड के, यानी कि वो मैक्सिमम हाइट जो कि बॉल अटेन कर रही है आफ्टर द कोलिजन। तो आप देख सकते हैं कि सारी पर्पल लाइंस ये शो कर रही हैं कि उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आई, जिससे हमें ये पता चला कि उसकी जो मतलब कि उसके पास जो इनिशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी थी, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो बराबर है फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। वो उसी एम्पलीट्यूड के साथ जो है वो रीबाउंस भी कर रही है, यानी कि कोलिजन के बाद भी उसका जो रीबाउंस था वो उसी तरह उसी एम्पलीट्यूड का है, ठीक है। और दूसरा जो कलर मैं शो करने जा रही हूँ, जिस तरह से अगर मैं इसको डार्क कलर से शो कर देती हूँ, ग्रीन कलर से, दूसरी लाइन अगर ये डॉटेड लाइन शो करूँ तो आप देख सकते हैं कि उसके एम्पलीट्यूड में क्या आ रहा है, डिक्रीज आता जा रहा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये कौन सी होगी, इन इलास्टिक कोलिजन, जो कि ग्रीन कलर से शो की जा रही है। जब उसके एम्पलीट्यूड में क्या आ गया, डिक्रीज आ गया, ठीक है, उसका रीबाउंस जो है वो बहुत ही कम होता जा रहा है, जैसा कि हमने इस फिगर में भी ये चीज देखी थी, ठीक। तो ये जो केसेस हैं, यानी कि इलास्टिक कोलिजन के केसेस भी हमारी मतलब कि लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह से अगर कोई हमारा मार्बल बॉल जो है, मार्बल की अगर कोई बॉल हो, ठीक है, और वो ग्राउंड को हिट करे, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि क्योंकि वो जो है वो उसी एम्पलीट्यूड के साथ जो है रीबाउंस कर सकती है, मतलब उसमें उसकी जो रीबाउंसिंग है वो मतलब कि हो सकता है कि वो अगर ये वाले लॉसेस उसमें कम हो तो फिर वो जो है वो इलास्टिक कोलिजन होल्ड करा जाए। इसके अलावा जो है रबर्स की बॉल में देखिए हम देख सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन बहुत कम होती है, बहुत आइडियल केसेस में होती है, लेकिन इस तरह से हम इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये है बेसिक स्टूडेंट्स हमारे पास कॉन्सेप्ट जो कि इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन का हमने देखा है। लेकिन इन सारे केसेस में, यानी कि जो भी हमने डिस्कस किए हैं उन सारे केसेस में हमारे पास जो एनर्जी है, यानी कि टोटल एनर्जी की बात कर रही हूँ, टोटल एनर्जी जो है वो ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट रहेगी, और मोमेंटम जो है, टोटल मोमेंटम जो है ऑफ द सिस्टम, वो भी हमारे पास जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। इन दोनों में कंजर्वेशन जो है वो होल्ड करती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में कंजर्वेशन जो है वो डिपेंड करती है कि वो इलास्टिक है या फिर इनइलास्टिक। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट है, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम्स इज फायर्ड फ्रॉम अ गन with a velocity of 100 meters per second. Find the recoil of the gun if its mass is 5 kg. अब जैसा कि फिगर में स्टूडेंट्स आपको जो है वो एक दिखाया गया शूटर जो कि जिसके पास गन है और उससे एक बुलेट उसने फायर की है। अगर आप देखें कि हम इसमें से क्या डाटा कलेक्ट कर सकते हैं स्टेटमेंट से, यानी कि वो चीज़ें जो हमें नोन है और वो चीज़ें जो हमें अननोन है वो सारा हम डाटा में लिख देंगे। सबसे पहले हमें मास ऑफ द बुलेट गिवन है, ठीक है, जिसे मैं MB से डिनोट कर रही हूँ। मास ऑफ द बुलेट जो कि हमारे पास 20 ग्राम है और उसको हमने फायर किया गन से, और उस किस वेलोसिटी से वो गन से बाहर निकली है, यानी कि VB, यानी कि
बुलेट की जो वेलोसिटी है बी जो है वो बुलेट को शो करी है वो हमारे पास कितनी है 100 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रिकॉइल ऑफ द गन इफ इट्स मास इज 5 kg, यानी कि मास ऑफ द गन जो है जिसे मैं mg से डिनोट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, वो हमारे पास कितनी है 5 kg है और आपने रिकॉइल फाइंड आउट करनी है यानी कि vg आपने फाइंड आउट करनी है। अब इसका रिकॉइल का क्या मतलब है, इस चीज को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं स्टूडेंट्स डायग्राम के जरिए। अब जैसा कि स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, जो कि हमने जो है वो किस में पढ़ा था, हमें न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा था कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता